नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रैपिड स्टडी में। तो सेट नंबर 6 का हम सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे एंड कमेंट बॉक्स में सत्यम देशमुख को थैंक यू ज़रूर बोल देना। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो जा करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। पहला क्वेश्चन है कि पखावज शब्दांश जो है वो मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो पखावज जो शब्द है ये उड़ीसी नृत्य से संबंधित है, जो कि उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है और ये भगवान कृष्ण और भगवान जगन्नाथ से संबंधित है। इसमें जो मुद्रा होती है उसको हम त्रिभंग बोलते हैं। और ये किस गुफा से संबंधित है? तो ये उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं से संबंधित है। इसकी शुरुआत जो है वो मंगलाचरण से होती है और अंत जो है वो मोक्ष से होती है, जिसको हम धारीछम नृत्य भी बोलते हैं। ज्यामितीय पैटर्न बनाया जाता है इसमें, ठीक है। ज्यामितीय पैटर्न अलग अलग तरीके के होते हैं। कल कच्ची पूड़ी बताई थी पीतल की तस्तरी में, ठीक है। जल नृत्यम, इसी तरीके से उड़ीसी जो है इसमें ज्यामितीय पैटर्न बनाया जाता है। अन्य नाम क्या है उड़ीसी का? तो इसको ओरीली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरीली। उड़ीसी नृत्य के जनक किसको बोलते हैं? तो गुरु पंकज चरण दास को बोलते हैं। जितने भी चरण के नाम आएंगे 98% आपको उड़ीसी नृत्य में जाना है। जैसे महापात्रा और चरण दोनों ही जो कूट रूट वर्ड है, ठीक है। गुरु पंकज चरण दास और महापात्रा, चरण और महापात्रा जो शब्द है ये दोनों ही रूट वर्ड किस में जाएंगे? उड़ीसी में जाएंगे। अन्य म्यूजिकल यंत्र क्या क्या होता है इसमें उड़ीसी में? तो पखावज, ढोल और मंजीरा, ये तीनों ही जो है वो उड़ीसी नृत्य से संबंधित हैं। यंत्र की बात कर रहे हैं। प्रमुख कलाकारों की बात करें तो केलुचरण महापात्रा अभी आए थे, जो इसके संस्थापक थे उड़ीसी नृत्य के। इन्होंने एक स्कूल खोला था 1993 में, सृजन स्कूल। क्या? सृजन स्कूल। सबसे पहले जो पद्म विभूषण मिला था वो केलुचरण महापात्रा को मिला था सन 2000 में, ठीक है। किसको? केलुचरण महापात्रा को। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो इंटरपोल का मुख्यालय लियोन फ्रांस में स्थित है, जिसको हम दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन भी कहते हैं इंटरपोल को। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो ये ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। 1949 में इसकी स्थापना होती है नाटो की, जिसमें 32 सदस्य हैं और 32वां जो सदस्य है वो है स्वीडन। और स्वीडन की जो राजधानी है वो है स्टॉकहोम। क्या है? स्टॉकहोम। एसएससी जो है वो वर्तमान समय में चर्चित देशों से राजधानियां पूछ लेता है, इसीलिए जो वर्तमान समय में चर्चित देश हैं उनकी राजधानियां आपको याद रखनी है। यूरोपियन यूनियन की बात कर लेते हैं तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है और इसकी स्थापना 1958 में होती है। नोबेल प्राइज़ भी कहाँ पर दिए जाते हैं? तो यहीं पर ये नोबेल प्राइज़ 2012 वाले जो हैं वो यहीं पर दिए गए थे, ठीक है। इसमें यूरोपीय यूनियन जो है इसमें रोम की संधि होती है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं, WHO की बात कर लेते हैं, WTO की बात कर लेते हैं, ILO की बात कर लेते हैं। ये इन सभी का कहाँ पर है? तो ये है जेनेवा में। कहाँ पर है? जेनेवा में। जबकि WTO की जो स्थापना है वो 1995 में होती है, ठीक है, मटाका संधि के द्वारा, जिसका पुराना नाम क्या था? 1947 में इसका जो नाम रहा है वो रहा है ITU, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन। क्या रहा है? इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन इसका नाम रहा है। फिर 1948 से इसका नाम जो है वो गेट रख दिया गया था और फिर बाद में जो है 1995 से इसका नाम क्या रख दिया गया? WTO रख दिया गया। रमन मैग्सेसे अवार्ड की बात कर लेते हैं तो पहले भारतीय कौन है जिन्हें रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है? ये हैं विनोबा भावे। इन्हें 1958 में रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जबकि सेकंड जो पर्सन थे वो थे CD देशमुख, जिन्हें 1959 है, यहाँ पे ये 1959 कर लेना, ठीक है। भूदान आंदोलन से संबंधित कौन व्यक्ति हैं? तो विनोबा भावे हैं, जो कि 1991 में शामिल हुए थे। पोचमपल्ली तेलंगाना में
दान में इन्हें मिला था। ठीक है, पोचमपल्ली तेलंगाना जो है वो इन्हें दान में मिला था। ये एक स्थान है पोचमपल्ली। ठीक है, ये ऐसे मान लो कि दहेज दान जो कुछ भी समझ लो विनोबा भावे को। भारत रत्न की बात करें तो 1983 जो है भारत रत्न इन्हें मिला था। किनको? विनोबा भावे को। वैसे भूदान आंदोलन किससे संबंधित है बस इतना ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, रमन मैग्सेसे अवार्ड की बात कर लेते हैं तो फिलीपींस के 3rd राष्ट्रपति की याद में ये मनाया जाता है, मतलब मनाया नहीं मतलब दिया जाता है, ये अवार्ड है एक। और ये 31 अगस्त को जो है घोषणा होती है कि किन किन लोगों को मिलेगा। एशिया का नोबेल भी इसको कहा जाता है रमन मैग्सेसे अवार्ड को, और ये 5 क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी स्थापना जो है वो 1957 में होती है, जिसमें फीमेल को किसको मिला था तो मदर टेरेसा को मिला था 1962 में, और MS सुब्बुलक्ष्मी को मिला था 1974 में, और 1966 UN में प्रदर्शन के लिए इन्हें मिला था 1974 में। किसको? MS सुब्बुलक्ष्मी को। भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है तो ये है गुजरात के बड़ोदरा में स्थित। ठीक है, कहाँ पर स्थित है तो गुजरात के बड़ोदरा में स्थित है। NRTI की स्थापना 2018 में बड़ोदरा में होती है। नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट इसका फुल फॉर्म है NRTI का। किसका? NRTI का। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर है तो ये चाणक्यपुरी दिल्ली में स्थित है राष्ट्रीय रेल संग्रहालय। रेलवे की इंटरनेशनल पर्यटक ब्यूरो कहाँ पर मतलब कितने शहरों में स्थित है तो ये 11 शहरों में पर्यटक ब्यूरो स्थित है। रेलवे बोर्ड एक्ट कब का है तो ये 1905 का रेलवे बोर्ड एक्ट है। रेलवे जोन कितने हैं तो 18 जोन है। 19वां जोन कौन सा है तो मेट्रो जोन है, जो कि कोलकाता का है। वैसे तो वर्तमान समय में 18 ही जोन माने जाएंगे। ठीक है, आज़ादी के बाद भारत में जनगणना अधिनियम वर्ष में अधिनियमित किया गया था। तो जनगणना अधिनियम जो है वो 1948 में आता है, जबकि भारत को जो आज़ादी है वो 1947 में मिल चुकी थी। जनगणना अधिनियम आता है किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है जनगणना तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। कौन सी सूची में है तो 7 सूची में। 7वीं सूची में क्या है? केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का आवंटन। संघ सूची बात करें तो ये किस सूची के अंतर्गत है तो ये संघ सूची के अंतर्गत आती है जनगणना जो है वो। उत्तरदायित्व तो कौन होता है तो केंद्र सरकार इसका उत्तरदायित्व तो होती है। ठीक है, पहली अधिनियमित जनगणना कब हुई थी तो 1872 में हुई थी। वायसराय कौन थे उस समय तो मेव उस समय वायसराय के रूप में काम कर रहे थे। फिर जब नियमित रूप से कौन सी होती है ये होती है 1881 से। उस समय जो वायसराय थे वो थे कौन? रिपन थे। ठीक है, और जनगणना आयुक्त कौन थे तो जनगणना आयुक्त जो थे वो WC प्लोडेन थे। वर्तमान समय की बात कर लेते हैं तो 2011 की जनगणना के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब होती है तो ये होती है 1951 में, और उस समय जनगणना आयुक्त थे WM येट्स। ठीक है, और RA गोपालस्वामी भी उस समय जनगणना आयुक्त रहे थे। किस भारतीय शहर की सबसे पहली जनगणना मापी गई थी तो ये मापी गई थी ढाका, बांग्लादेश की। कहाँ की? ढाका की। ठीक है, कब? 1830 में। कहाँ पर? 1830 में। अगला क्वेश्चन है कि स्टेट ड्राइव का संबंध किस खेल से है तो स्टेट ड्राइव का संबंध है क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट से। स्टेट ड्राइव के पुस्तक के लेखक कौन है तो ये हैं सुनील गावस्कर। और सुनील गावस्कर किससे संबंधित तो ये भी क्रिकेट से संबंधित हैं। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ये किसकी पुस्तक है तो ये पुस्तक है कपिल देव की, और ये भी किससे संबंधित है तो ये क्रिकेट से संबंधित हैं। अनब्रेकेबल पुस्तक किसकी है तो अनब्रेकेबल पुस्तक है ये मैरी कॉम की है। इनकी मूवी देखना बहुत अच्छी है, मोटिवेशनल मूवी है, और ये बॉक्सिंग से संबंधित है। इन्होंने 2012 में ओलंपिक पदक जीता था। PV सिंधु की बात कर लेते हैं तो शटलिंग टू द टॉप इनकी ये पुस्तक है PV सिंधु की। इंदिरा नूई की बात कर लेते हैं, माई लाइफ इज़ फुल इनकी पुस्तक है। सानिया मिर्जा की बात कर लेते हैं, एस अगेंस्ट ऑड्स इनकी पुस्तक है। साइना नेहवाल की बात कर लेते हैं तो प्लेइंग टू विन इनकी पुस्तक है। गोल्डन गर्ल किसकी है तो PT ऊषा की है। अरुणिमा सिन्हा की बात कर लेते हैं, बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन।
दीपक कर्माकर की बात कर लेते हैं तो इनकी पुस्तक है स्मॉल वंडर, क्या है, द स्मॉल वंडर। मिताली राज की बात कर लेते हैं तो अनगार्डेड पुस्तक है, जो कि पहले भी एक बार जो है सेट में इस पुस्तक का हम नाम जिक्र कर चुके हैं। स्पेशल से अलग क्वेश्चन ये आया था। मारिया सारापोवा की बात कर लेते हैं तो अनस्टॉपेबल इनकी ये पुस्तक है और ये रसिया से बिलोंग करती हैं मारिया सारापोवा। नाओमी ओसाका, ये जापान की एक टेनिस प्लेयर है नाओमी ओसाका। हर जर्नी टू फाइंडिंग हर पावर एंड हर बॉयज़, हर जर्नी टू फाइंडिंग हर पावर एंड हर बॉयज़, ये कहाँ से है, तो ये जापान की टेबल टेनिस है नाओमी ओसाका। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम में के निषेध से संबंधित है, तो मानव तस्करी और जबरन श्रम के निषेध से संबंधित कौन सा है, तो आर्टिकल 23 है। आर्टिकल 24 क्या कहता है, बाल श्रम पर प्रतिबंध है, यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो हैं उन पर बाल श्रम प्रतिबंध लगाया जाएगा। बाल एवं किशोर श्रम निषेध अधिनियम कब आता है, तो ये 1986 में आता है। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 में आता है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का मतलब है कि मजदूरों के लिए जो न्यूनतम इनकम है वो डिसाइड करनी चाहिए कि एक दिन में उन्हें कितनी इनकम होगी, ठीक है। 4 मूलभूत अधिकारों में से एक का चयन करें, तो अधिकारों की बात हो रही है तो भारत के नागरिकों और विदेशियों के लिए उपलब्ध होता है, क्या उपलब्ध होता है, जो मूलभूत अधिकार हैं वो। धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता होती है आर्टिकल 26 में। केवल भारतीयों के लिए कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, तो 15-16 हैं इधर और उधर 29-30 है। बीच में सिर्फ किसको रखना है, 19 को रखना है। 15-16, 29-30 और 19, ठीक है। एक बार दिमाग में अपने माइंड में रिकॉल करेंगे 15-16, 19, 29-30, इस तरीके से याद हो जाएंगे 2-3 बार पढ़ने के बाद में। भारतीय न्यायिक प्रणाली में रिट हिबिलियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो शाब्दिक अर्थ क्या होता है, देखो सुप्रीम कोर्ट जो है वो 5 प्रकार की रिट जारी करती है और वो भी आर्टिकल 32 के तहत। लेकिन हाई कोर्ट जो रिट जारी करता है वो 226 के तहत जो है वो रिट जारी करता है। इसमें हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है कि आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार है, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि मान लो आपको पुलिस पकड़ कर ले गई तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको जो है वो न्यायालय में पेश करना होगा, ठीक है। और इसके अलावा सह शरीर उपस्थिति, यानी कि अगर आपको जेल में ले जाया जा रहा है तो आप पहले बोलिए कि मेरा मेडिकल करा लीजिए, ठीक है, जिससे आपके ऊपर वो है कोई मारपीट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो है वो सह शरीर उपस्थिति, यानी कि आपके जो वर्तमान समय में जैसा शरीर है वैसा ही आपको उनके सामने मतलब प्रवेश करना पड़ेगा, ठीक है। परमादेश का मतलब क्या है कि हम आदेश देते हैं। अधिकार परीक्षा होता है, उत्प्रेरणा होता है और प्रतिषेध होता है, यानी कि ये हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार, उत्प्रेक्षण और प्रतिषेध। ये 5 प्रकार की रिट जो है वो सुप्रीम कोर्ट जारी करती है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित प्रावधानों को क्या कहा गया है, तो डीपीएसपी की बात हो रही है तो डीपीएसपी जो है वो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक इनका वर्णन किया गया है डीपीएसपी का, जो कि आयरलैंड के संविधान से ये लिए गए हैं डीपीएसपी, ठीक है। और किस आर्टिकल मतलब आयरलैंड के किस आर्टिकल से लिए गए हैं, तो ये 45 आर्टिकल से लिए गए हैं आयरलैंड की, ठीक है। किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जाता, किनको, जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनको किसी भी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जाता और ये बाध्य योग्य भी नहीं है कि आपको इनके और ये कैसे नहीं है, वाद्य योग भी नहीं है। डीपीएसपी के उद्देश्य क्या है, तो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका उद्देश्य है। डीपीएसपी की अनूठी विशेषता किसने कहा है, तो डीपीएसपी को अनूठी विशेषता जो है वो भीम राव अंबेडकर के द्वारा ये शब्द बोले गए हैं। डीपीएसपी को लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र किसने कहा है, तो केसी व्हीलर ने ये चीज़ कही है। बैंक सुविधा अनुसार दे चेक किसने कहा है, तो केटी शाह ने कहा है। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला प्रथम जनजाति कौन सा था, तो अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम जनजाति जो थी खासी जनजाति थी। ये कहाँ की थी, ये खासी गारो आपने सुनी होगी,
ये मेघालय की थी। और कब विद्रोह किया था इन्होंने, तो खासी विद्रोह जो है वो 1829 से लेकर 1833 तक ये चलता है। कोल विद्रोह जो है ये कहाँ पर होता है, ये झारखंड में होता है। मुंडा विद्रोह कहाँ होता है, तो ये बिरसा मुंडा जो है इसका विद्रोह करते हैं 1895 से 1900 तक, ठीक है। और उन्मूलन विद्रोह भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है, बिरसा मुंडा का, ठीक है। मुंडा ये कहाँ पर है, ये झारखंड में स्थित है। संथाल की बात कर लेते हैं, तो ये संथाल जगह कहाँ पर है, ये झारखंड में है। और ये जो विद्रोह है वो 1855 से 1856 तक चलता है। इसमें 4 लोग थे, सिंधु, भैरव, चांद और कानू। ये 4 लोग जो हैं वो इसका विद्रोह करते हैं। भील विद्रोह की बात कर लेते हैं, तो ये महाराष्ट्र में हुआ था 1812 से 19 तक। बेलूथम्पी विद्रोह की बात कर लेते हैं, ये केरल में होता है। कूका आंदोलन की बात कर लेते हैं, ये पश्चिम बंगाल में 1840 में होता है। गडकरी विद्रोह ये महाराष्ट्र में होता है 1844 में। रामपा विद्रोह की बात कर लेते हैं, 1879 में होता है रामपा विद्रोह, ठीक है। जिया तरंगण आंदोलन कहाँ आरंभ हुआ था, तो जिया तरंग आंदोलन जो है ये मणिपुर में स्टार्ट होता है। और वहाँ की एक रानी थी, रामनी गौडल्यू। कौन थी, रानी गौडल्यू वहाँ की रानी थी। इन्होंने क्या कहा था, इन्हें जवाहरलाल नेहरू जी ने नागा की रानी कहा था। किनको, रानी गौडल्यू को क्या कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने नागा रानी का नाम इन्हें दिया था। फ़कीर विद्रोह ये बंगाल में होता है 1776 से 1870 के बीच में, लगभग 100 साल से ज़्यादा ये चलता है, ठीक है। मजमून शाह के द्वारा ये होता है। और इसमें एक पर्सन और साथ में होते हैं, चिराग अली। सन्यासी विद्रोह की बात कर लेते हैं, तो 1763 से लेकर 1800 तक जो है वो सन्यासी विद्रोह चलता है। और आनंद मठ पुस्तक में इसका वर्णन मिलता है सन्यासी विद्रोह का, ठीक है। जब बंगाल में अकाल पड़ा था 1770 में, तब ये सन्यासी विद्रोह चल रहा था। और ये कौन सी भाषा में लिखी हुई है, आनंद मठ, ये बंगाली भाषा में लिखी हुई है। किसके द्वारा लिखी हुई है, तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ बंगाली भाषा में लिखी हुई है। अहोम विद्रोह की बात कर लेते हैं, तो ये 1828 से 1833 तक चलता है। और गोमधर कुंवर इस विद्रोह को लीड करते हैं। पागलपंथी विद्रोह ये पश्चिम बंगाल में चलता है 1813 से 1833 तक। इसमें करमशाह और तीयू जो है इसको लीड करने का काम करते हैं, किसको, पागलपंथी विद्रोह को। पास्का विद्रोह की बात कर लेते हैं, ये उड़ीसा में होता है। और बक्सी जगबंधु इसको लीड करने का काम करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाने का काम है कि राजा राम मोहन राय जो हैं इन्होंने सती प्रथा को ख़त्म किया था। कब, 1829 में विलियम बेंटिक की सहायता से। कब, बंगाल में पहली बार इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। मद्रास और मुंबई में इन्होंने 1830 में किया था। सबसे पहले 1829 में बंगाल में, उसके बाद में मद्रास और मुंबई में 1830 में। इन्होंने भानुगुप्त एरर के अभिलेख का उल्लेख किया था, किसने, राजा राम मोहन राय ने। कब, 51 से 4 AD में, ठीक है। उल्लेख किसका किया था, तो भानुगुप्त एरर अभिलेख का उल्लेख किया था राजा राम मोहन राय ने। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात कर लेते हैं, तो इन्होंने विधवा पुनर्विवाह को जो है वो लागू करवाया था, किसकी सहायता से, तो कैनिंग की सहायता से 1856 में, ठीक है। किसकी सहायता से, कैनिंग की सहायता से। कॉर्न स्टील मैन की बात कर लेते हैं, कर्नल स्लीमैन की बात कर लेते हैं, तो ये ठगी से, मतलब ठगी प्रथा से ये संबंध रखते थे, स्लीमैन। वह रामनी मालावारी की बात कर लेते हैं, तो ये बाल विवाह से संबंधित थे। भारतीय ब्रह्म समाज की बात कर लेते हैं, तो केशव चंद्र सेन जो है, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना होती है 1850 में। तत्व बोधनी सभा की स्थापना 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा होती है। सत्य शोधक समाज, एक है तत्व बोधनी सभा और एक है सत्य शोधक समाज, 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा ये की जाती है। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की बात कर लेते हैं, तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना होती है। आत्मीय सभा के लिए राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। 1815 में ये इसकी स्थापना करते हैं। 1867 की बात कर लेते हैं, तो प्रार्थना समाज 1867 में आत्माराम पांडुरंग और RG भंडारकर के द्वारा इनकी स्थापना होती है। आदि ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो 1865 में देवेंद्रनाथ के द्वारा
की जाती है। साधारण ब्रह्म समाज की बात कर लेते हैं तो 1878 में आनंद मोहन बोस के द्वारा जो है इसकी स्थापना होती है। आर्य समाज की बात कर लेते हैं तो 1875 में लाला हंसराज और दयानंद सरस्वती की बात कर लेते हैं तो इन दोनों की जो है वो आर्य समाज की स्थापना 1875 में करते हैं। पूना सार्वजनिक सभा की बात कर लेते हैं तो एम.जी. नारायण के द्वारा इनकी स्थापना 1877 में होती है, पूना सार्वजनिक सभा की। कौन सी नदी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ी है? तो बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो ये महानदी जो है इसका जो क्षेत्रफल है वो सबसे बड़ा है, ठीक है। उद्गम कहाँ से होता है? तो सिहावा पर्वत क्षमतरी जिला छत्तीसगढ़ से इसका जो है उद्गम होता है महानदी का। इसका पुराना नाम क्या है? तो चित्रोपला इसका पुराना नाम था। बंगाल की खाड़ी में जो इसका जल है वो जाकर गिरता है, किसका? महानदी का। इस पर सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो उड़ीसा में स्थित है हीराकुंड डैम, जो महानदी पर स्थित है। शिवनाथ, अरपा और जोंक नदियां जो हैं वो इसकी सहायक नदियां हैं, किसकी? महानदी की। कौन सी नदी भारत की युग्म भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? तो नर्मदा और तापी जो हैं ये सतपुड़ा श्रेणी की नदियां हैं जो कि भ्रंश घाटी से होकर गुजरती हैं। तापी नदी का उद्गम की बात करें तो ये मुल्ताई हिल्स बैतूल जिला से होकर ये अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी की बात करें तो इनकी उद्गम की बात कर लेते हैं तो अमरकंटक बैकाल पर्वत से होकर ये निकलती हैं और अरब सागर में जाकर ये गिरती हैं। अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी जो है वो नर्मदा है। और ये कौन सी है? ये भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा किसको बोला जाता है? तो नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश और गुजरात की रेखा बोला जाता है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर डैम स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। इंदिरा सागर और वर्गी बांध कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तापी नदी पर कौन सा बांध स्थित है? उकाई बांध स्थित है, जो गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? तो जलग्रहण क्षेत्र सबसे ज़्यादा किसका है? तो ये गोदावरी का है, जिसका उद्गम स्थल त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी नासिक से होकर ये कहाँ पर जाती हैं? तो ये वृद्धगंगा और दक्षिण गंगा भी इसी को बोलते हैं, गोदावरी को, ठीक है। ये वृद्धगंगा और दक्षिण गंगा मिलकर गोदावरी बनाती हैं। और देश की सबसे सेकंड नंबर की लंबी नदी है कौन सी? गोदावरी। इसकी लंबाई कितनी है? तो 14 से 65 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गोदावरी की नर्मदा की बात कर लेते हैं तो 1332 है, ठीक है। दक्षिण भारत की गंगा किसको बोलते हैं? तो दक्षिण भारत की गंगा जो है वो कावेरी नदी को बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो महानदी की सहायक नदी नहीं है कौन? तेल। देखो बाकी पहले याद रख लो कि कौन कौन सी इसकी सहायक नदी है कृष्णा नदी की, ठीक है। तो कृष्णा नदी की लंबाई जो है वो कितनी है? 1401 किलोमीटर है। जल विवाद किसके किसके बीच में है कृष्णा नदी का? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में कृष्णा नदी का जल विवाद है। बांध कौन कौन से स्थित हैं? नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित है। श्रीशैलम बांध आंध्र प्रदेश में है। अलमाटी बांध जो है वो ये कर्नाटक में स्थित है। किस नदी के ऊपर? कृष्णा नदी के ऊपर। तुंगभद्रा की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा और मूसी नदी। कौन सी? मूसी, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा। ये किसकी हैं? ये तुंगभद्रा की सहायक नदियाँ हैं। किस वर्ष भारतीय रुपए का एक ही माह में 2 बार अवमूल्यन किया गया था? तो 1991 की बात है। अवमूल्यन की बात क्या होती है कि एक तो होता है 1 जुलाई को और दूसरा होता है 3 जुलाई 1991 को। भारत की आर्थिक सुधार वर्ष भी इसी को कहा जाता है, 1991 को। उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे 1991 में? तो एस वेंकट रमण। उस समय जब भारत में 2 बार अवमूल्यन किया गया था रुपयों का, तो एस वेंकट रमण उस समय आरबीआई के गवर्नर थे। पहली बार अवमूल्यन कब होता है? 1949 में होता है। बेनेजली और रामाराव उस समय आरबीआई गवर्नर
रहे थे। सेकेंड टाइम जो होता है वो 1966 में होता है। पीसी भट्टाचार्य उस समय आरबीआई के गवर्नर थे। कब? 6/6/1966 में दूसरी बार होता है, ठीक है। और 2 बार कब होता है? तो 1991 में 2 बार अवमूल्यन होता है। वर्ष 2016 के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने कौन सी प्रमुख निर्णय की घोषणा की है? तो इन्होंने 2016 में नवंबर की रात को 8 बजे बोला था कि 500 और 1000 रुपए के नोट जो हैं वो बंद हो जाएंगे। उसको क्या बोलते हैं? विमुद्रीकरण। क्या बोलते हैं? विमुद्रीकरण बोलते हैं, ठीक है। सर्जिकल स्ट्राइक ऑन ब्लैक मनी, इसका कारण क्या था? सर्जिकल स्ट्राइक ऑन ब्लैक मनी, यानी कि काले धन के जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक करना। डिजिटल अर्थव्यवस्था और इसका अर्थ क्या था? इसका उद्देश्य था कि डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर जाना, ठीक है। इसमें क्या बोला गया था कि 500 और 1000 रुपए के जो नोट हैं वो मतलब बंद कर दिए जाएंगे, ठीक है। रिकवरी लगभग कितने रुपए की हुई थी? तो 15.3 लाख करोड़ रुपए की रिकवरी हुई थी, जो कि धन का कितना परसेंट था? ओवरऑल वो 98.96% था, ठीक है। नोट बदलने की अंतिम तिथि कितनी रखी गई थी? तो 30 दिसंबर 2016 जो है वो नोट बदलने की अंतिम तिथि रखी गई थी। उस समय वित्त मंत्री कौन थे? तो अरुण जेटली जो है उस समय वित्त मंत्री थे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे। आरबीआई के गवर्नर जो है वो उर्जित पटेल थे, जिनकी पुस्तक थी ओवरड्राफ्ट बुक। क्या थी? ओवरड्राफ्ट बुक इनकी पुस्तक थी उर्जित पटेल की। 2000 रुपए के नोट बंद करने की घोषणा कब हुई? 19 मई 2023 को ये घोषणा की जाती है। विदेशी मुद्रा विनियमन, जिसको हम फेरा बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है। और फेरा का फुल फॉर्म होता है। 1973 का मुख्य उद्देश्य था। फिर इस फेरा को बदलकर फेमा में परिवर्तित कर दिया जाता है। किसमें? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आता है कब? 1919 में। 1973 का जो है वो फेरा था, ठीक है। फिर इसको फेमा में बदल दिया जाता है। एम का मतलब है मैनेजमेंट से, ठीक है। और ए से मतलब हो गया यहाँ पे एक्ट से। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जोखिम कवरेज कितना है? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जो है वो 2 लाख रुपए का बीमा है। इसमें क्या होता है? मृत्यु या पूर्ण विकलांग। मान लो बैंक में आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना खुला हुआ है, ठीक है। PMJJBY करके हैं, जो भी मई माह में रुपए इसके कटते हैं। अगर आप पूर्ण तरीके से विकलांग हो जाते हैं या मृत्यु हो जाती है आपकी, तो आपको 2 लाख रुपए जो है वो मिलते हैं। आंशिक विकलांग, यानी कि थोड़े बहुत अगर आप विकलांग हो जाते हैं, जैसे मान लो आपके पैर टूट जाते हैं, तो आपको 1 लाख रुपए का जो है वो कवरेज मिलेगा। भुगतान कितना होगा? तो 12 रुपये प्रति वर्ष जो है इसका भुगतान किया जाता है। या तो 12 रुपये कटेंगे या फिर 436 रुपये कटेंगे, ठीक है। वैसे मेरे तो दोनों ही कटते हैं। अब ये 12 की जगह अब ये 20 रुपये हो गया है वर्तमान समय में। 20 रुपये और 436 रुपये जो है अब इसके कटने लगे हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ गलत हो जाएगी। अब वर्तमान समय में 20 रुपये और 436 रुपये जो है वो कटते हैं। PM वय वंदना योजना की बात कर लेते हैं, तो ये 2017 से स्टार्ट हुई थी, जिसमें 60+ एज वालों के लिए ये योजना लागू थी। PM श्रम योगी मानधन योजना ये 2019 में आती है, जिसका पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं। PM श्रम योगी मानधन योजना की असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए ये है। 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाले 2 किलोग्राम द्रव्यमान के वॉल की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो काइनेटिक एनर्जी, जिसको हमने बताया था, गतिज ऊर्जा क्या बताया था? K बराबर 1/2 mv²। 1/2 हो गया। मास कितना हो गया? 2 किलोग्राम। और 30 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी कितनी होगी? तो 30। तो इसको 2 से 2 कट कर दिया, तो 30/30 क्या हो गया? 900 जूल जो है काइनेटिक एनर्जी किस में मापते हैं? तो जूल में मापते हैं। 1 मोल में मौजूद कणों की संख्या कितनी होती है? तो 1 मोल में 6.02 बाई मल्टीप्लाई 10⁻23 जो है एवोगाद्रो की संख्या होती है। कितनी होती है 1 मोल में? कणों की संख्या। और कणों की संख्या किस में मापते हैं? तो एवोगाद्रो में मापते हैं। एक वृक्ष की बाहरी संरक्षी
परत होती है तो ये होती है बक्कल। क्या होती है? जिसको हम बक्कल आजकल बोलते हैं उसको वही होती है। ठीक है। जड़ में कौन कौन सी आती हैं जो कि भूमिगत होती हैं? तो आलू देखो जड़ में लगाया जाता है। शकलकंद, अदरक, हल्दी ये भी ज़मीन में लगाई जाती है। प्याज, शकलकंद, लहसुन, ठीक है, धनकंद, जिमीकंद जिसका अरबी नाम है, ये सभी क्या है? ये भूमिगत हैं। कैसी हैं? भूमिगत, यानी कि ज़मीन में, या तो इनकी ये जड़ इनकी वो मान सकते हैं आप, बोलते हैं ना कि जड़ की कौन कौन सी फसलें होती हैं, तो यही होती हैं। कंद जो कि आलू होता है, प्रकंद हल्दी और अदरक में आती हैं, शकलकंद प्याज और लहसुन में आती हैं, धनकंद ये इसका अरबी नाम है जिमीकंद। ठीक है। तना कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, एक भूमिगत, एक अर्ध वायवीय और दूसरा है वायवीय। बीज की बात कर लेते हैं तो बीज होते हैं मूलांकुर। कैसे होते हैं? मूलांकुर होते हैं, प्रकुर से ये विकसित होते हैं। यानी कि प्रकुर क्या मतलब? मान लो ये बीज है, ठीक है, इसका इस तरीके से मान लो यहाँ से ये टूटा था कोई चीज़, तो यहीं से जो है वो अंकुर होगा, इसी को बोलते हैं प्रकुर। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है? तो प्रोटीन का जो विखंडन करता है वो करता है कौन? पेप्सिन। कौन करता है? पेप्सिन। और ये पेप्सिन कहाँ से होता है? ये अमाशय से आता है और ये जठर रस से निकलता है। ठीक है। इसमें ही पेप्सिन पाया जाता है। किसमें? अमाशय में। लाइपेन कहाँ पर होता है? तो ये वसा में होता है। एमाइलेज स्टार्च में होता है। टाइलिन ये लार में पाया जाता है। कहाँ पर? लार में पाया जाता है। वर्ष 2024 में भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ये हरियाणा में स्थापित किया गया था। पहला हड़प्पा संग्रहालय की भी बात कर लेते हैं तो ये राखी नदी पर स्थित है हड़प्पा संग्रहालय। भारत का पहला खुला संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये शहीदी पार्क न्यू दिल्ली में स्थित है। भारत का पहला डूबता संग्रहालय कौन सा है? तो हुमायूं कब्र है और ये कहाँ पर है? ये भी न्यू दिल्ली में स्थित है। पहली पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको चुना गया है? तो ये मनु भास्कर को चुना गया है। किसको? मनु भास्कर को ये चुना गया है। अगला क्वेश्चन है कि एम्बेसडर की बात कर लेते हैं। टाटा मोटर के एम्बेसडर कौन है? तो विक्की कौशल है। एसबीआई के कौन है एम्बेसडर? एमएस धोनी है। बीपीसीएल के नीरज चोपड़ा है। फिट इंडिया के आयुष्मान खुराना है। खो खो के सलमान खान है। पूमा की पीवी सिंधु है। बिस्लरी के कौन है? तो सलमान खान है। कौन है? सलमान खान। खो खो और बिस्लरी दोनों के ही सलमान खान हैं। कौन सा देश 28वें राष्ट्रमंडल अध्यक्ष सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा? तो 2026 में 28वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने वाला देश जो है वो भारत रहेगा। एआई शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो फ्रांस में हुआ है। 9वें विश्व प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 ये नई दिल्ली में किया गया है। 9वें नंबर का। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो ये बैंकॉक थाईलैंड में हुआ है 2025 में। हिंद महासागर सम्मेलन ये मस्कट ओमान में किया गया है। HW में है कि भारतीय प्रवासी दिवस जो कि 9 जनवरी को मनाया जाता है और जो कि गांधी जी हैं वो भारत वापस आते हैं। ठीक है। उनकी उसी में जो है वो भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। बताएंगे कि 2025 वाला जो है वो किस शहर में हुआ था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। फॉलो कर लेना हमारे टेलीग्राम चैनल को एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, एक कमेंट कर देना और चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। और हाँ, एक थैंक यू ज़रूर लिख देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।